वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसके तहत हम पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से फुल्ली कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दिया गया है, प्लीज रीड देम केयरफुली। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेंगे, वो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता क्या है। उसके बाद जो हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर जो है इंडिया में 1600 में आए थे, एक व्यापारी यानी कि ट्रेडर के रूप में, जिनके लिए वहां की उनको क्वीन एलिजाबेथ से जो है चार्टर यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया था कि आप जाइए इंडिया में और ट्रेड कीजिए। उसके बाद 1765 में उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है दीवानी राइट जो है मिल गया था। दीवानी राइट का मतलब क्या होता है कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो भी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस से रिलेटेड मैटर होगा अब वो ब्रिटिश हैंडल करेंगे। 1858 में जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह सिपोय म्यूटनी हुआ था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या और सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक शासन कर रही थी, अब जो है सारा शासन का जो भार चला गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर, और ये ब्रिटिश क्राउन जो है 1947 तक रूल की, जिसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिल गया। अब आज़ादी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की जरूरत थी, और जिसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया 1946 में, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू कर दिया गया। अब आते हैं हम लोग डिटेल्ड में। सबसे पहले ब्रिटिश रूल जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है क्राउन रूल जो कि 1773 से 1858 तक चला। इसके बाद जो है सिपोय म्यूटनी यानी कि सैनिक विद्रोह हुआ। इसके बाद जो है क्राउन रूल आया जो कि 1858 से लेके 1947 तक चला। अब एक एक करके हम लोग डिटेल्ड में समझते हैं कि कंपनी रूल में क्या हुआ था, उसके बाद क्राउन रूल में क्या हुआ था। तो कंपनी रूल जैसा कि मैंने बताया कि 1773 से 1858 तक चला था। तो ये लोग जो है देश को चलाने के लिए बहुत सारे एक्ट लेके आए। तो जो पहला एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा। इसको जो है पहला स्टेप माना गया। ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो कंट्रोल और रेगुलेट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया को, इसके लिए पहला स्टेप माना गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसको इसके लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का जो था यहाँ के लिए, वो उसका भी रिकॉग्नाइजेशन देता है। और ये पहला एक्ट था जो कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का में फाउंडेशन रखा। अब इस एक्ट का क्या क्या फीचर है। सबसे पहले जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इसके तहत जो है उनके अंदर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर होंगे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट यानी कि मदद करेंगे गवर्नेंस को संभालने में। जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और ये जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, ये अब जो है बंगाल के गवर्नर के अंदर में आएंगे, यानी कि जो सबसे मेन होंगे वो बंगाल के गवर्नर होंगे, और उसी के अंदर अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जो है आएंगे। और पहले इसके पहले इस एक्ट को आने के पहले क्या था, सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, यानी कि कोई एक दूसरे का रूल फॉलो करने के लिए नहीं था, सब अपने अपने रूल के अनुसार चल रहे थे। तीसरा इस एक्ट में क्या फीचर आया, इस एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में सेट किया गया जो कि 1774 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस जो थे। इसके तहत जो है सर्वेंट जो होंगे कंपनी के, अब वो किसी भी तरह का जो है प्राइवेट जो भी व्यापार है वो नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी से भी घूस ले सकते। ये सारा चीज़ की मनाही कर दी गई इस एक्ट के बाद। इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कंट्रोल था, जो शासन था, उसको और मजबूत कर दिया गया, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया जो कि इंडिया का रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर को जो है पूरी तरह से चलाएगा, कंट्रोल करेगा। ये था पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब आते हैं हम लोग दूसरे एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो है फुली तरह से करेक्ट था, कुछ मिस्टेक्स हुआ इसमें। तो उस मिस्टेक्स को जो है सुधारने के लिए जो है एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। आइए चलिए अब हम लोग अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के फीचर यानी कि विशेषता को जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो भी गवर्नर जनरल थे और जो उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको जो है बाहर रखा गया, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा उससे बाहर रखा गया। और उसी तरह जो सर्वेंट होंगे कंपनी के, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया। ये था पहला नियम इसका। दूसरा में जो भी रेवेन्यू मैटर होगा या फिर जो भी मैटर रेवेन्यू को कलेक्ट करने पे आएगा, उस सब को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा गया।
तीसरा इसका नियम क्या था कि ये जो है प्रोवाइड किया कि जितना भी कैलकाटा के लोग आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएंगे, और इसके तहत जो एक पर्सनल लॉ ऑफ डेफिडेंट भी बना, जिसके तहत हिंदू जो होंगे उनको हिंदू लॉ के अनुसार जो भी उनका ट्रायल चलेगा और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अनुसार ट्रायल चलेगा। इसके बाद जो फोर्थ लॉ था, इसके तहत जो है एक अपील जो होगा प्रोविंशियल कोर्ट का वो गवर्नर जनरल काउंसिल में जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये था फोर्थ नियम इसका। अब आते हैं फिफ्थ नियम में। इसके तहत जो गवर्नर जनरल काउंसिल होंगे वही प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए नियम बनाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। ये था हमारा दूसरा नियम, रेगुलेटिंग एक्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब आते हैं पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आया, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो भी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था कंपनी को, इसको अलग अलग किया गया पहला नियम में। दूसरा नियम में इसका क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अभी तक सारा मैटर को ये फंक्शन कर रहा था, अब इसको बोला गया कि आप कमर्शियल मैटर को हैंडल कीजिए, और एक नया बॉडी बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसको बोला गया अब जो भी पॉलिटिकल मैटर होगा अब आप ये हैंडल करेंगे। इसके तहत जो है डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया। थर्ड रोल जो है इसका कहता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल मैटर को देख रहा था वो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को भी सुपरवाइज करेगा, और जो भी रेवेन्यू मैटर होगा वो सारा भी जो है इंडिया का मैनेज करेगा। इसीलिए ये एक्ट जो है इंपॉर्टेंट हुआ दो रीज़न के कारण से। पहली बार जो है कंपनी जो है ब्रिटिश जो है अपने इंडियन टेरिटरीज को जो है अपना बताई, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल हो गया। जो भी कंपनी का जो भी अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल हुआ। ये था हमारा थर्ड एक्ट, पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसके बाद है एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको गवर्नर जनरल बंगाल का अपॉइंट किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए मेरे दो डिमांड्स हैं। पहला कि मुझे जो है एक पावर दिया जाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल के लिए हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया जाता था जो कि उनको मदद करेंगे उनका जो भी फंक्शन है यहाँ पे करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमें एक पावर दिया जाए जिसके तहत जो भी काउंसिल का डिसीजन होगा उसको हम जो है बदल सकते हैं कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में। और दूसरा कि गवर्नर जनरल को जो है कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा, ऐसा कॉर्नवालिस का कहना था। तो ये दोनों डिमांड उनका एक्सेप्ट किया गया, और जो है उसके बाद कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। अब आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट पे। तो सबसे पहला चार्टर जो शुरू होता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके तहत जो कॉर्नवालिस ने डिमांड किया था कि एक स्पेशल पावर दिया जाए कि वो अपने काउंसिल के डिसीजन को जो है ओवरराइड कर सकते हैं, ये पावर इसमें जो है एक्सटेंड किया गया। मतलब अब जितने भी भविष्य में गवर्नर जनरल्स या फिर गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज होंगे उन सब के पास वो अधिकार होगा कि कुछ केसेस में वो अपने काउंसिल के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो है आया कि गवर्नर जनरल जो होगा उसको ज़्यादा पावर दिया गया गवर्नमेंट बंगाल का बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से, यानी कि अब गवर्नर जनरल जो है बंगाल का उनके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। थर्ड में अगर बात करें तो ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी का इंडिया में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ट्रेड मोनोपोली कहने का मतलब कि यही लोग जो है यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, इन्हीं के पास जो है व्यापार का राइट है। 20 साल के लिए इस बात को बढ़ा दिया गया। चौथा अगर इस एक्ट का बात करें तो इसमें जो कमांडर इन चीफ होंगे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे जब तक वो अपॉइंट नहीं होते, वो ये था इसकी विशेषता। अगर फिफ्थ विशेषता की बात करें तो जो मेंबर होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थे? जो कि हम लोग के पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज कर रहे थे, और जो भी उसके स्टाफ होंगे अब उसको जो पेमेंट होगा वो इंडियन रेवेन्यू से किया जाएगा। ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। तो इस जो एक्ट की विशेषता है इसमें क्या किया गया, जो अभी तक ट्रेड मोनोपोली यानी कि जो कंपनी के पास ये अधिकार था कि वो सिर्फ इंडिया में ट्रेड कर पाएगी, वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। किस किस चीज़ को छोड़ के बाकी सब में ख़त्म किया गया? ये जो टी था और जो चाइना के साथ हम लोग का व्यापार, ब्रिटेन का व्यापार चलता था, उस दोनों चीज़ को छोड़ के बाकी सब पे जो ट्रेड मोनोपोली था कंपनी का उसको ख़त्म कर दिया गया। ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट देखें तो जो भी कंपनी का टेरिटरीज था इंडिया में उस पर जो है अधिकार हो गया ब्रिटिश क्राउन का। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में जो है इस एक्ट में क्या किया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज जो होती थी उनको अलाउ किया गया कि आप इंडिया में आइए और पीपल को अवेयर कीजिए अपने धर्म के बारे में।
चौथे पॉइंट में क्या किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो था उनको जो है यहाँ की पीपल की में फैलाना शुरू कर दिया गया। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया, जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट थे उनको अलाउ किया गया कि आप जो है टैक्स लगा सकते हैं, कोई भी पर्सन पे कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं भरता है तो उसके लिए आप उसको पनिश भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टिक आउट किया गया है प्लीज़ उसे जो है बहुत ही केयरफुली पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर एक्ट ऑफ 1833। ये जो है फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन जो कि ब्रिटिश इंडिया में करना चाहती थी। इस एक्ट के क्या क्या फीचर थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि गवर्नर जनरल जो थे बंगाल का, जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस एक्ट में क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल का उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उनके पास सारा सिविल और मिलिट्री पावर दे दिया गया। इसीलिए ये एक्ट जो है पहली बार ऐसा हुआ कि एक गवर्नमेंट बनी पूरी इंडिया के लिए। दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक गवर्नमेंट बनाई गई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी गई, जिनके पास पूरा ऑथोरिटी दे दिया गया इंडियन टेरिटरी और एरिया का। जो पहले गवर्नर जनरल जो इंडिया के बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये था इस एक्ट का पहला नियम। अब आते हैं इसका दूसरा फीचर। इसके तहत क्या किया गया, जो बॉम्बे और मद्रास के पास जो उसका लेजिस्लेटिव पावर था, यानी कि लॉ बनाने का जो पावर था, ये भी इनसे छीन लिया गया और ओवरऑल सारा पावर किनको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। और इसके पहले जो लॉ बनता था उसको हम लोग रेगुलेशन बोलते थे, इसके बाद जो लॉ बना उसको हम लोग एक्ट बोलना शुरू कर दिए गए। अब थर्ड इसका फीचर देखें तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापार का जो चल रहा था इनका, इस एक्टिविटी को खत्म कर दिया गया और इनको जो है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। इट प्रोवाइडेड कि कंपनी जो टेरिटरी होगी इंडिया में अब वो किसके अंडर चलेगी, जो हमारी जो क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जो उनकी जो मैजेस्टी है उनके हेयर और सक्सेसर इनके नाम से अब ये रूल करेंगे, यानी कि इनका कमर्शियल फंक्शन जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब इसका फोर्थ फीचर देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था वो ट्राई करता है इंट्रोड्यूस करने का ओपन कंपटीशन एग्जाम, किसके लिए, सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन के लिए। और ये भी कहा जाता है कि इसमें जो है इंडियंस जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसमें जो है इसको अपोजिशन मिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, इसी के कारण ये जो है ओपन कंपटीशन एग्जाम जो है इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चार्टर एक्ट की तहत, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1793 से 1853 के तक। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। तो आइए चलते इसके फीचर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल का। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन कहने का मतलब जहां नियम बनता है, रूल्स बनता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको फॉलो करवाता है। इन दोनों फंक्शन को पहली बार क्या किया गया, इस फीचर में अलग अलग कर दिया गया। और इसमें जो है 6 नया मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिलर के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिलर, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आगे चल के कहें। ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी काउंसिल की, ये एक मिनी पार्लियामेंट थी। किसकी मिनी पार्लियामेंट थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही ये एक मिनी पार्लियामेंट थी जो अब यहाँ पे लॉज बना सकती है। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ इस एक्ट का। आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर पे। तो जो हमारे 1833 के एक्ट में ओपन कंपटीशन एग्जाम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, जो नहीं हो पाया था, इसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इसमें ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? मैकाले कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। और इस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1854 में की गई थी। ये था इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। आते हैं थर्ड फीचर की तरफ। तो इसमें जो अभी तक जो है कंपनी के रूल को जो है एक्सटेंशन मिल रहा था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा ऐसा, यानी कि एक क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी रूल कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। आते हैं इसके फोर्थ फीचर पे। तो ये जो है पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का जो है मिला, यानी कि जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर पहला वाले जो हम लोग फीचर में देखे थे कि 6 मेंबर को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिलर में, उसमें से 4 जो होंगे वो कहाँ से अपॉइंट होंगे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ तक जो है हमारा कंपनी रूल जो है एंड होता है। इसके बाद जो है 1858 में
सिपाही म्यूटनी यानी कि सैनिक विद्रोह हुआ। इसके बाद जो है कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में जो है पढ़ेंगे।